हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपको पता होगा आज बड़ा शानदार दिन है। भारतीय हिंदू धर्म का नव वर्ष गुड़ी पड़वा और नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। तो सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बसंत ऋतु के अवसर पर भारत में नव वर्ष मनाया जाता है, नई कौपलें फूटती हैं और भगवान से प्रार्थना है कि आपका भी इस नव वर्ष में कुछ उद्धार हो जाए। बच्चों जल्दी से आ जाइए, 7 बजने वाले हैं, कक्षा आरंभ होने वाली है। जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ जाइए तो क्लास को आरंभ किया जाए। बहुत शानदार क्लास चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए। ये क्लास मध्य प्रदेश में पीएससी, एसआई और मध्य प्रदेश में जो व्यापम के द्वारा 1 दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों आपको मालूम होगा कि किसी भी राज्य में जो लोकल जीएस होता है वो सफलता में बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसी भी राज्य में, यूपी का होता है, राजस्थान का होता है, तो वहाँ लोकल जीके आता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो लोकल जीके है, जैसे एमपी जीके बोलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो वही टॉपिक अभी चल रहा है और कल हमने मध्य प्रदेश का इतिहास हमने शुरू किया था। उसी के एमसीक्यू भी हम लगा रहे हैं प्राचीन काल के। तो जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। कल बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्राचीन भारत के लगाए थे, उसी को अपन आगे चलते हैं। जल्दी से बेटा आराम, जल्दी से आ जाइए और बताइए कि आवाज साफ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं प्रॉपर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बेटा बताइए। किसी को इसका आंसर मालूम हो तो बताइए बच्चों कि सांची का स्तूप किसने खोजा था। चलिए, तो पहली बात तो यह है कि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम। जो पहला विकल्प है वो अलेक्जेंडर कनिंघम का दिया हुआ है और दूसरा जो है जनरल टेलर का है। तीसरा इनमें से कोई नहीं और एलवी जोशी। ये 4 विकल्प है आपके सामने। जल्दी से बच्चों बता दीजिए। चलिए तब तक हम आपको सांची के बारे में बताते हैं। सांची के बारे में कंप्लीट अध्ययन बताते हैं कि अगर कभी मध्य प्रदेश में किसी भी परीक्षा में सांची के बारे में पूछा गया तो आप प्रॉपर वे में बता के आए। बड़े शानदार तरीके से सुनिए। तो पहली बात तो ये कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बताएंगे रायसेन जिले में। पहला प्रश्न तो यही कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची आता है। क्लियर है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि सांची क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे बौद्ध स्तूप के लिए। बड़े क्रम से करेंगे इसको। बौद्ध स्तूप के लिए सांची में जो बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया था। तो मैं बात कर रहा हूं किसका जो निर्माण है, सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध मीटिंग, तृतीय बौद्ध मीटिंग का आयोजन भी करवाया था। और इसी बौद्ध मीटिंग में पहली बार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बौद्ध मिशनरियों को भारत से बाहर यानी कि विदेश भेजने की परंपरा शुरू हुई और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए लंका भेजा था। और इसी बौद्ध ने, ऐसा कहते हैं, इसी प्रकार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। उनमें से सबसे बड़ा जो स्तूप था वो सांची का था। बात समझ में आ रही है। और इस स्तूप में महान बौद्ध विद्वान सारिपुत्र और महा मोदगलायन
के अवशेष रखे हुए हैं। कुछ दांत और कुछ बाल इस स्तूप में रखे हुए हैं। ध्यान रखना बेटा, स्तूप शब्द जो है बौद्ध धर्म के होली प्लेस होते हैं। एमपीपीएससी ने इस तरह भी पूछा था कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, जैनिज्म से, बौद्धिज्म से, हिंदुज्म से, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से है। बात समझ में आ रही है। और इस स्तूप का जो रेलिंग है या हम कहते हैं वेदिका, इसका निर्माण जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। आपके समझ में आ रहा है बच्चों? बेटा कौन ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अब इस स्तूप की खोज किसने की? तो आप बता देंगे 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। तो क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है? और यूनेस्को ने 1989 में इस स्तूप को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। आपको पता होगा बेटा कि मध्य प्रदेश के अभी 3 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। एमपी के 3 प्लेस हैं। कौन से बेटा? एक खजुराहो है, एक सांची है और एक भीमबेटका है। तो जो सांची है वो 1989 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो एमपी से 3 है। और भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 42 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। और जो भारत का जो 42वां स्थल है वो मैं यहां नाम लिख देता हूं, विश्व भारती नाम सुना होगा आपने। ये कलकत्ता में है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती कहां है बेटा? कलकत्ता में है। ये 42वां प्लेस है। और एक और है विश्व भारती, अभी जो सडनली शामिल हुए हैं, होयसल के मंदिर और विश्व भारती। और एमपी के 3 प्लेस हैं जो शामिल किए गए हैं। तो क्या बेटा ये बात आपकी समझ में आ गई है? ये पूरा सांची, और सांची का एक निकनेम भी है बौद्ध नगरी। मध्य प्रदेश में किस शहर को बौद्ध नगरी कहा जाता है? तो भी आप सांची बताएंगे। और मध्य प्रदेश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भी आंसर सांची होगा। और एक प्रश्न करंट का कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी किसे घोषित किया है? तो भी आप सांची बताएंगे। और सांची पतित पावन, मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, बेतवा, जिसे हम एमपी की गंगा कहते हैं, इसके तट पर स्थित है। तो अब बताइए बच्चों, सांची में कोई प्रश्न आपका छूटा? अगर निकट भविष्य में किसी भी परीक्षा में सांची के बारे में कोई क्वेश्चन आता है और आपने ये ध्यान से सुना है तो आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं छूटेगा। बताओ बच्चों, क्लियर है? तो हमने बताया कि सांची के स्तूप खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। ये इसका आंसर हो गया। अब सांची को हम बौद्ध नगरी कहते हैं। सांची रायसेन जिले में है, बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है। सांची में कुल 3 बौद्ध स्तूप हैं और इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप में किसके अवशेष हैं? तो आप बता देंगे सारिपुत्र और महामौदगलायन। इन अवशेषों को अभी भारत सरकार ने थाईलैंड भेजा है, पता होगा आपको। और इसकी जो रेलिंग है या इसका जो पुनर्निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। सांची को पहली सोलर सिटी कहा जाता है और पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, और सांची को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है 1989 में।
तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? जल्दी से बताइए बच्चों। अगर समझ में आ गई हो तो फिर अपन आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन उठाएं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चाहे तो साथ में आप नोट भी कर सकते हैं, जिससे बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर, ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के दसपुर में किस वंश का शासन था, ये आपको बताना है। जल्दी से बेटा बताइए, प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बोलिए बेटा। मध्य प्रदेश के दसपुर में किस वंश का शासन था? जल्दी से बेटा आपको बताना है, जल्दी से बोलिए बेटा। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए, तो पहली बात तो ये कि दसपुर वर्तमान में किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मंदसौर को। मंदसौर को वर्तमान में दसपुर कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले क्या है क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बेटा क्या बोलते हैं? दसपुर। और दसपुर जो है शिवना नदी के किनारे है। यह भी याद रखना, पूछा गया है कि किस नदी किनारे स्थित है मंदसौर। और मंदसौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है, एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में रावण को कहां नहीं जलाया जाता। आपको पता होगा कि दशहरे के दिन रावण को जलाने की परंपरा है, लेकिन मंदसौर में रावण को नहीं जलाया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी मंदसौर में मंदोदरी का जन्म स्थान है, और मंदोदरी रावण जी की धर्म पत्नी थी। तो रावण की ससुराल हुई, और ससुराल में तो कुंवर सा की सेवा होती है, जलाया थोड़ी जाता है। कहते हैं ससुराल सुख की सार, बट रहे दिना दो चार। तो इसलिए रावण को मंदसौर में नहीं जलाया जाता। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। तो मंदसौर और मध्य प्रदेश में एकमात्र मंदिर, उसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर वो कहां पर है? तो वो भी दसपुर और मंदसौर में है। और यहीं पर गुप्त काल में कुमार गुप्त ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अब आपके बात समझ में आ रही है कि दसपुर में कई वंशों ने शासन किया है, लेकिन यहां जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें औलीकर वंश है। बेटा कौन है? औलीकर वंश ने मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में शासन किया था, और इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो जयवर्मन है। तो ध्यान रखें, दसपुर में औलीकर वंश का संस्थापक कौन था? तो वो जयवर्मन है। दसपुर को आज हम मंदसौर कहते हैं। मंदसौर शहर शिवना नदी किनारे बना हुआ है, और यहां पर मंदोदरी रहने वाली थी, तो रावण की पूजा होती है, जलाया नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र भगवान शिव का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, भगवान शिव की सबसे प्राचीन पूजा इन रूपों में हुई है, पशुपति और लिंगराज के रूप में। ध्यान रखना। तो यहां पर भी मंदिर है, और गुप्त काल का सूर्य मंदिर भी मंदसौर में है। और औलीकर वंश का संस्थापक बेटा कौन था? तो वो जयवर्मन था। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रिनास नदी किस नदी को कहा है? जल्दी बताइए बेटा। ऑप्शंस आपके नर्मदा हैं, सोन है, चंबल है और तमसा है।
तमसा को टॉस भी कहते हैं। जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बच्चों। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रेनास नदी को किस नाम से संबोधित किया है, यह आपको बताना है। नर्मदा, सोन, चंबल या तमसा? तो बेटा इसका आंसर है तमसा या टॉस। प्रेनास नदी के रूप में उल्लेख किया है तमसा को मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसने जो भारत में देखा उसके बारे में वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, जिसमें भारत में 7 जातियों का वर्णन किया है, अकाल नहीं पड़ते ऐसा कहा है। मैगस्थनीज ने ही अपनी इसी पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका में तमसा कहा गया। ये वही तमसा नदी है जिसके किनारे लव कुश का जन्म हुआ है, ऐसा भी याद रखें। आपको याद होगा कि माता सीता को जब घर से निकाल दिया था श्री राम भगवान ने, तो वो इसी तमसा के किनारे आश्रम में रही थी, वाल्मीकि आश्रम। तो ध्यान रखना कि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था, तो भी आप तमसा बताएंगे। बात समझ में आ रही है। और चंबल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चंबल को शापित नदी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी ने चंबल को श्राप दे दिया था और महाभारत काल में चंबल को पूर्णा भी कहते थे। और चंबल भारत की ऐसी नदी है जो सबसे बड़े बीहड़ बनाती है। एक प्रश्न एमपी में कई बार पूछा गया कि चंबल किस प्रकार का अपर्दन करती है, इरोशन करती है, तो आप बता देना बच्चों, गली इरोजन, या इसको हम बोलते हैं अवनलिका, अवनलिका अपर्दन। बेटा क्या बोलते हैं बच्चा? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। और इसी से बीहड़ बनते हैं। इस चंबल में 300 फुट ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर लोग दिखाई नहीं देते। इसीलिए इस क्षेत्र में कुछ साल पहले जो है बाघी समस्या हुआ करती थी। अगर आपने कभी सुना होगा या देखा होगा पान सिंह तोमर मूवी, तो इसी में उन्होंने बाघी और डाकू के बीच में डिफरेंस भी बताया था। तो इसी क्षेत्र में, लेकिन चंबल का पानी साफ है, सबसे साफ नदी है चंबल अपने क्षेत्र में। मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा है चंबल। चलिए, और सोन नदी को जो है ये एमपी की या मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो सीधी गंगा में मिलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो डायरेक्ट गंगा मिलती है वो सोन है, और नर्मदा तो एमपी की लाइफ लाइन है ही। तो प्रश्न बेटा क्लियर है कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तमसा को किस नाम से बेटा? प्रेनास नाम से संबोधित किया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम का जो व्यापार करते थे, रेशम से जो कपड़े बनाते थे, उनकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बेटा बता दीजिए। ऑप्शंस आपका पहला है दसपुर अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, एरण अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख।
हाथी गुम्फा अभिलेख। जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए अगर पता हो तो। पहला कौन सा है? दसपुर अभिलेख है, दूसरा प्रयाग प्रशस्ति है, तीसरा एरण अभिलेख है और चौथा हाथी गुम्फा अभिलेख है। और प्रश्न है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा। चलिए, इसका भी आंसर दसपुर अभिलेख है। दसपुर अभिलेख में ही हमें रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है इसकी जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख में दसपुर में जो सूर्य मंदिर था, तो पहली जानकारी क्या मिलती है? रेशम बुनकरों की। और दूसरी जानकारी मिलती है सूर्य मंदिर की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में सूर्य मंदिर है जो गुप्त काल में बनाया गया था। इसकी जानकारी भी दसपुर अभिलेख में प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख में विक्रम संवत का भी उल्लेख किया गया है। और यह संयोग की बात है कि आज भारत में नया विक्रम संवत आरंभ हो रहा है। यह भी इत्तेफाक है, संयोग है कि आज संवत 2081 का आरंभ हुआ है। तो विक्रम तिथि का भी उल्लेख हमें इसी दसपुर अभिलेख में मिलता है। तो दसपुर अभिलेख में 3 चीजों का वर्णन है। और दसपुर अभिलेख जो है कहाँ है बेटा? मंदसौर में है, क्योंकि दसपुर मंदसौर का पुराना नाम था। तो प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ और विकल्प हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, तो बेटा प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में है, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। हमारे योगी बाबा ने, बुलडोजर बाबा ने इसका नाम बदल दिया है। हालांकि प्रारंभ में भी इसका नाम प्रयागराज था। ऐसे बहुत सारे प्रयाग हैं जो गंगा के तट पर हैं। विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। गंगा का जो नाम पड़ता है उत्तराखंड से निकलती है, तो बहुत सारे नाम हैं। और यूपी में सबसे बड़ा प्रयाग कौन है? प्रयागराज है। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी राज ने जो है इसका नाम फिर प्रयाग कर दिया है। और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है, तो भी उसका आंसर प्रयाग अभिलेख आएगा। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, यानी कि लिच्छवी जो राज्य की जो पुत्री थी, जहां उसका बेटा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो ये प्रयाग प्रशस्ति बाद में इस पे अकबर का भी अभिलेख उत्कीर्ण है। और जो एरण अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के सागर में है। और ये हिंदुस्तान का पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। ऐसा कहते हैं कि गुप्त काल में भानुगुप्त के शासनकाल का समय है और गोपराज युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो गोपराज की पत्नी गोपराज की बॉडी के साथ अपने आप को जला लेती है। ये 510 एडी का अभिलेख है। और भारत में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिलता है वो इसी अभिलेख से मिलता है। बात आपके समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न आपके सामने है, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहली बात तो ये जान लें कि मालविका अग्निमित्र पुस्तक के जो राइटर हैं वो कालिदास हैं, पहली बात ये जान लें। और कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि कालिदास का प्रथम नाटक या प्रथम बुक कौन सी है, तो उसका नाम बेटा यही रहेगा, मालविका अग्निमित्र। ऐसे भी पूछा गया है कि कालिदास की पहली पुस्तक कौन सी है, तो भी आप मालविका अग्निमित्र बताएंगे। चलिए अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हारे सामने। शुंग वंश है, गुप्त वंश है, मौर्य एम्पायर है या सातवाहन वंश है। तो बताइए जल्दी से कि कालिदास की मालविका अग्निमित्र में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? कालिदास की, देखिए, मालविका एक राजकुमारी है, एक बालिका है मालविका, और एक युवराज हैं अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का ज्येष्ठ पुत्र है। अग्निमित्र ब्राह्मण वंशी, और जो विदिशा का राज्यपाल है। भारतीय इतिहास में कई बार टर्निंग पॉइंट आए हैं। जब मौर्य काल के बाद शुंग वंश स्थापित हुआ, मौर्य वंश के समय मध्य प्रदेश में मौर्यों की जो राजधानी थी, जो अशोक की राजधानी थी, वो अवंती उज्जैनी में थी। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया तो उसने मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी को उज्जैनी से हटाकर विदिशा में कर दिया ट्रांसफर। कहां बेटा? विदिशा, ध्यान रखना, विदिशा। और इस समय विदिशा को वेशनगर के नाम से जानते थे। प्राचीन नाम इसका वेशनगर है, मध्यकाल में इसका नाम भेलसा है, और अभी इसको आप विदिशा कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि प्राचीन काल में विदिशा को हम वेशनगर कहते थे, मेडिवल पीरियड में भेलसा कहते थे, और अभी हम इसको विदिशा कहते हैं। तो यहां की जो राजधानी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने बनाई थी, और अग्निमित्र यहां का राजकुमार था। तो अग्निमित्र और मालविका के बीच में कुछ था जो एक एज में होता है, आपको भी कभी हुआ होगा, है ना? तो वही था, और उन्हीं संबंधों को कालिदास ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ये प्रेम प्रसंग का नाटक है। अब बात क्लियर हो गई कि अब तो आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब तो आप आराम से लगा देंगे कि शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है बेटा? कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बाद कालिदास गुप्त शासन में भी रहे, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के तो नवरत्नों में से एक हैं, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तुलना शेक्सपियर से की गई है, जबकि हमारे कालिदास शेक्सपियर से कई गुना ज्यादा महान हैं। शेक्सपियर के जो पात्र हैं वो एक ही भाषा में बोलते हैं, और कालिदास के जितने भी नाटक पुस्तकें हैं उनके पात्र अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। जो संभ्रांत वर्ग है वो संस्कृत भाषा में बोलता है, और जो संभ्रांत वर्ग नहीं है वो प्राकृत लैंग्वेज में बोलते हैं। बट तुलना क्या करते हैं? भारत का शेक्सपियर, महाकवि कालिदास। कालिदास से संबंधित कहानी याद आती है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, चलो आपको भी मैं शेयर करता हूं। कहते हैं कि कालिदास प्राइमरी में इतने विद्वान नहीं थे, उज्जैनी में रहते थे, इनका शादी नहीं हुआ था, और उसी समय उज्जैनी में एक प्रिंसेस थी जो बहुत सुंदर थी। उसे अपने सौंदर्य का प्राउड भी था, घमंड भी था, होना भी चाहिए। तो वो प्रिंसेस उन कॉलोनी के या बालकों से बात ही नहीं करती थी। तो वो
बच्चे बड़े ज्वेलसी रखते थे उससे कि हमसे बात क्यों नहीं करते। तो उन बच्चों ने उस प्रिंसेस से कहा कि हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश करेंगे, उससे बदला लेना चाहते थे। तो उस प्रिंसेस ने कहा ठीक है, कोई योग्य वर ढूंढ लो, मैं उसका टेस्ट ले लूंगी, अगर वो योग्य पाया गया तो शादी कर लूंगी। तो वो सारे बच्चे बदला लेने के भाव से शहर से बाहर निकले तो एक व्यक्ति पेड़ की जिस टहनी पे खड़ा था उसी को काट रहा था। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा निपट मूर्ख हमें नहीं मिलेगा, इसी को उतार लेते हैं। और कहते हैं कालिदास थे बहुत सुंदर। ग्रामीण परिवेश में जब आप किसी से कहते हैं मैं आपकी शादी करा दूंगा तो वो खुश हो जाता है। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में तो अब कई बार ऐसा देखा है कि जब अच्छा खाने को होता है तो किसी घर चले जाते हैं, भैया आपका लड़का बताया है शादी के लिए, तो बढ़िया दावत होती है, घर में लड़की हो या ना हो, तो भैया वो खुश हो गए, उन्हें ठीक है शादी करा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। दिखने में बहुत सुंदर बट पढ़े लिखे नहीं थे, और उसे उज्जैनी में लेके पहुंचे और राज्यसभा में प्रिंसेस से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश कर ली है, आप उससे मिल लो। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर वो प्रॉपर आंसर दे देता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। नहीं ठीक है, लेकिन राजकुमारी शर्त ये होगी कि हमारा जो कैंडिडेट है आंसर इशारों में देगा, ओरल नहीं देगा। तो प्रिंसेस ने कहा ठीक है, हमें आंसर चाहिए, इशारों में दे दो, रिटन में दे दो, इससे क्या अंतर पड़ता है, ये तो परीक्षा की पद्धति है, बदलती रहती हैं। आज ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन था, भविष्य में पता नहीं कौन सा सिस्टम आएगा। हो सकता है ब्लड सैंपल ले लिया जाए, उसी में देख लें कितना जीके है, कितना गणित है, एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। तो ठीक है, राज्यसभा शुरू हुई। राजकुमारी बहुत योग्य गुणवती थी और उतने ही अवगुणी या उतने ही बेवकूफ कालिदास थे। तो राजकुमारी ने पहला क्वेश्चन ऐसे किया, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिद्दी होते हैं या छोटे होते हैं उनमें हट होता है, जैसे बाल हट, और वो आंसर उल्टा देते हैं। जैसे कभी आप बच्चे से कहो टीवी मत देखना तो कहेगा देखूंगा, होमवर्क कर लो, नहीं करूंगा। ऐसे ही इस तरह के लोग होते हैं। तो राजकुमारी ने कहा एक, तो कालिदास कहते हैं कि ये कह रही है कि हम तेरी एक आंख फोड़ देंगे, तो उन्होंने दो कर दिए। उन्होंने कहा आंसर अपोजिट देना है, उल्टा देना है। तो जो उसके साथ के बच्चे थे उन्होंने कहा प्रिंसेस हमारा कैंडिडेट कहना चाहता है कि ईश्वर एक नहीं होता, दो होते हैं, आत्मा और परमात्मा। उसने उसको डिफाइन किया। तो राजकुमारी कहती है माइंड ब्लोइंग, क्या आंसर दिया है कि ईश्वर, राजकुमारी क्या कह रही है कि ईश्वर एक होता है, एकम सद्प्रा बहुधा वदन्ति, और वो क्या कह रहा है कि दो। तो उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि ईश्वर एक नहीं होता, आत्मा और परमात्मा। तो प्रिंसेस कहती है माइंड ब्लोइंग। उसने कहा एक प्रश्न और पूछूंगी। तो राजकुमारी ने कहा, ऐसे हाथ कर दिया, मतलब 5 तत्व से सृष्टि का निर्माण होता है, छित जल पावक गगन समीरा। तो कालिदास को लगा कि ये कह रही है कि ऐसे हम आपके गाल पे मारेंगे। तो उन्होंने ऐसा मुट्ठी बांध लिया, वो कह रहे कि हम ऐसे देंगे आपको। तो जो साथ के बालक थे उसको वो फिर डिफाइन करते हैं, कहता है प्रिंसेस हमारा जो कैंडिडेट है उसका आंसर का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि जब ये 5 तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है, छित जल पावक गगन समीरा। और वो प्रिंसेस इंप्रेस हो जाती है, माइंड ब्लोइंग कहती है, उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद उसे मालूम चलता है कि ये निपट मूर्ख हैं, और बड़ा अपमान करती है कालिदास का। और कालिदास को बहुत बुरा लगता है और उनको ये बात लग जाती है। थैंक गॉड आपको कभी नहीं लगी, और जब जब लोगों को लगी है तो एक नए भविष्य का निर्माण हुआ है। देखते हैं कभी आपके जीवन में भी ऐसा कोई अवसर आएगा कि जब आपको लग जाएगी, जब लग जाती है, लगी जब लग जाती है तो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का आ जाता है। और कालिदास ने फिर तपस्या की
और कितने बड़े संत बने और कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, मैं आपको बताता हूं। पहली है मालविका अग्निमित्र जो लिखा हुआ है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम भारत की एक ऐसी पुस्तक है जिसका यूरोप की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और सर्वश्रेष्ठ नाटक अगर पूछें कौन सा है कालिदास का, तो अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। इसके अलावा आपने देखा होगा ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, ये सब कालिदास की पुस्तकों के नाम हैं। और इसमें कुमार संभव को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। अच्छी तरह याद रखना, एक प्रश्न कि कालिदास की किस पुस्तक को महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, तो कुमार संभव को दिया गया है। सबसे बेस्ट नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्रश्न बेटा क्लियर है? प्रश्न क्लियर है कि मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मुगल और मराठों के बीच में, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में, निजाम और मराठों के बीच में, राजा भोज और राजा कर्ण के बीच में। जल्दी से बेटा बता दीजिए, विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। नहीं आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो ये कि जो रेवा है इसको हम वर्तमान में नर्मदा जानते हैं। नर्मदा का नाम पुराना रेवा है। ऐसा कहते हैं कि रेवा नागवंश की राजधानी थी और नागवंश का शासन मध्य प्रदेश में अनूपपुर शहडोल में फैला हुआ था। इसी वंश की राजकुमारी रेवा थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो इसका विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत से कर दिया। बेटा ये इक्ष्वाकु वंश वही है जिसमें भगवान राम पैदा हुए हैं। पुरकुत से कर दिया। और पुरकुत ने, आपने देखा होगा भारतीय संस्कारों में शादी के बाद पति अपनी नई नवेली पत्नी को कुछ नाम देता है। बाद में तो भगवका देवी हो ही जाती है, बट प्रारंभ में कुछ नाम देता है। तो इन्होंने ही, पुरकुत्स ने ही उसे नर्मदा नाम दिया। तो ध्यान रखना कि नर्मदा का पहले नाम क्या था? रेवा था। और रेवा को नर्मदा किसने कहा? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत्स ने। बात क्लियर है? अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। आपको पता है कि उत्तर भारत में जो शासन था वो हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना। और दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय का शासन था। क्लियर है कि उत्तर भारत में कौन शासक कर रहा है? हर्षवर्धन। 606 से 647 तक हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा हुआ है। बड़ा वीर शासक हुआ है हर्षवर्धन। और इसी के समय में एक दूसरा चीनी यात्री वेनसांग भारत आया है। और जो नर्मदा है चालुक्य और हर्षवर्धन के बीच की लाइफ लाइन है, सीमा रेखा है।
हालांकि हुइनसांग ने कहा था कि इस बाउंड्री को या इस नदी को हर्ष पार न करे, लेकिन हर्ष की इच्छा थी दक्षिण भारत पर अधिकार करने की, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर्षवर्धन ने 634 एडी में, बेटा कब, 634 एडी में आक्रमण कर दिया दक्षिण भारत पर, और नर्मदा के तट पर अर्थात रेवा के तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई। ऐसी पराजय हुई कि इसके बाद हर्ष ने कभी भी साउथ इंडिया पर आक्रमण नहीं किया। और इस युद्ध का जो वर्णन है, इस युद्ध का जो वर्णन है पुलकेशन द्वितीय का जो सामंत है उसने किया है। पुलकेशन जो द्वितीय था उसके जो सामंत था उसने इसका वर्णन किया था। बोलो बेटा। और इस युद्ध के बाद पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद किसने, पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली, और दोनों राज्यों की जो सीमा है वो नर्मदा बन गई। क्लियर है। तो पुलकेशन द्वितीय का जो सामंत रविकीर्ति था उसने अपने अभिलेख एहोल अभिलेख में, बेटा ध्यान रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एहोल अभिलेख किसका है, रविकीर्ति का है। और रविकीर्ति कौन है बेटा, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि हैं। तो इस अभिलेख में लिखा है कि हर्षवर्धन नर्मदा के तट पर पुलकेशन से हार गया। तो बेटा क्लियर है प्रश्न कि रेवा का युद्ध 634 एडी में किसके बीच में हुआ था बच्चा, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में। बोलो बच्चों। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो टाइम पर उपस्थित हों और इसका लाभ लें, और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इस प्रकार के क्लास की जरूरत है। तो बेटे कल मिलते हैं इसी समय पर 7 बजे। आप तैयारी करके आएं, एक नोटबुक और पेन लेके आएं और क्लास का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार पुनः गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। 2081 लग गया है। मिलते हैं कल। जय श्री राम, जय हिंद।